युग को नीचे गिरते देखकर वहां के लोग डर गए कि आखिर इसे क्या हो गया जो ये नीचे गिरकर छटपटाने लगा। हर्षवर्धन भी युग को इस तरह गिरकर छटपटाते देखकर डर सा गया। वो युग को संभालते हुए बोला, क्या हुआ युग, तुम इस तरह से क्यों छटपटा रहे हो? युग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने खुद को संभाला और उठकर बैठ गया। धीरे धीरे वो एक कुर्सी की ओर चला गया और हर्षवर्धन से बोला, कुछ नहीं सर, बस मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। हर्षवर्धन ने युग को कुछ देर उस कुर्सी पर बैठने दिया। कुछ देर के बाद हर्षवर्धन ने युग से कहा, युग क्या बात है, तुम यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ने पर क्यों तुले हो? हर्षवर्धन इस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि युग ने उस भाले को नकली क्यों बता दिया और उसके बाद वो खुद बीमार कैसे हो गया। हर्षवर्धन के सवालों को समझते हुए युग ने कहा, बिगाड़ने पर कहाँ तुला हुआ मैं? अब झूठ तो नहीं बोल सकता ना, मुझे वो चीज नकली लग रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही चाहूंगा कि आपको कोई नुकसान ना हो। हर्षवर्धन सब कुछ सुनने के बाद बोला, युग सिर्फ कह देने से काम नहीं होने वाला है, तुम्हें चलकर ये बात प्रमाणित करनी होगी कि सच में ये भाला नकली है। युग भी जानता था कि उसके पास एक ही ऑप्शन है और उसे ये साबित करना ही पड़ेगा। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बात को साबित भी करूं। वहीं युग मिस्टर माधवन को देखकर थोड़ा खुश था। वो इसलिए क्योंकि उसे लगा मिस्टर माधवन उसकी मदद कर सकते हैं। हालांकि वो माधवन की उम्र को लेकर अब भी असमंजस में था। दूसरी ओर हर्षवर्धन को अब युग पर शक होने लगा था। साथ में उसे अब ये पछतावा भी होने लगा था कि वो यहाँ पर युग को लेकर क्यों आ गया। अभी हर्षवर्धन कुछ कहता उससे पहले सबको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज भैरव की थी। भैरव चिल्लाते हुए बोला, इस लड़के ने इस भाले को नकली कहा है, अब इसे अपनी बात साबित करनी होगी वरना। अब सब लोग भैरव की बात खत्म करने का इंतजार करने लगे। सब अब बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर भैरव आगे क्या बोलता है। भैरव ने गहरी सांस ली और फिर बोला, वरना मैं इसका हाथ काट दूंगा। इतना कहकर भैरव ने अपनी जेब से चाकू निकालकर सामने की टेबल पर रख दिया। चाकू रखने के बाद भैरव ने युग की ओर ऐसे देखा जैसे कि वो कहना चाहता हो कि संभल जाओ बच्चे। युग डरने लगा था। सिर्फ युग ही नहीं, युग के साथ वहां बैठे तमाम लोग आतंकित हो गए थे। सब भैरव को जानते थे कि वो एक गुंडा किस्म का आदमी है। उसके लिए मार काट जैसी चीजें बहुत ही साधारण है। युग भी सबको आतंकित होते देख रहा था। युग समझ गया कि आखिर वो इस वक्त नहीं बोला तो फिर बाकी लोग और भी ज्यादा आतंकित हो जाएंगे। युग ने हिम्मत जुटाई और फिर भैरव से बोला, सर ऐसे थोड़ी होता है, अगर आप शर्त ही रखना चाहते हैं तो फिर कोई वाजिब शर्त रखिए। युग की इतनी बात सुनकर एक बार को भैरव भी चौंक गया। इस लड़के के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि सबके बीच में मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाकी के सब लोग मुझसे डर रहे हैं। भैरव ने दिमाग लगाया। वो जानता था कि वो सबके सामने युग के साथ कुछ कर तो नहीं पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि शर्त में हारने के बाद युग के हाथ के साथ साथ उसकी गर्दन भी काट ली जाए। भैरव ने सोचा कि सबके सामने कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी इज्जत भी बच जाए और दहशत भी कायम रहे। ये सोचकर उसने युग से कहा, लड़के फिर तुम ही बताओ कि शर्त कैसी होनी चाहिए। भैरव की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो युग के साथ प्यार से डील नहीं करता तो फिर लोगों के दिल में उसकी नीयत को लेकर सवाल उठते। युग भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि आखिर यह आदमी इतनी आसानी से कैसे मान गया। लेकिन युग जानता था कि यह वक्त आम खाने का है, गुठली गिनने का नहीं। उसने भैरव से कहा, सर शर्त ऐसी होनी चाहिए कि अगर भाला असली निकला तो मेरा हाथ कटे और अगर नकली निकल गया तो आपका हाथ कटे। भैरव ने युग के दिमाग के बारे में अंदाजा तो लगा लिया था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं सोचा था कि युग इस तरह खुलकर इतना कुछ बोल देगा। अभी भैरव और युग में ये सब बातें चल ही रही थी कि आयोजक मंडली में से कुछ लोग आपस में बात करने लगे कि इन दोनों को दूर हटा देना चाहिए, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है। एक ने सलाह दी कि जब दोनों आपस में बात कर रहे तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तभी दूसरे ने कहा, अरे नहीं यार, हमने इस नीलामी का आयोजन कराया है, अगर कुछ भी चीज ऊंच नीच होगी तो हम लोग फंसेंगे ना। दो लोगों की बात सुनकर तीसरा बोला, भाई इन लोगों को जल्दी से जल्दी रोका जाए, नहीं तो ये लोग आपस में लड़ेंगे, पुलिस आएगी अलग, हम लोग फंस जाएंगे। पुलिस का नाम आते ही बाकी के दोनों भी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए।
उनमें से एक अब युग की ओर बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे बाकी के दोनों भी युग की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही तीनों युग के करीब गए तभी भैरव की आवाज सबके कान में पड़ी। भैरव युग से कह रहा था, लड़के, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर ये भाला नकली हुआ तो मेरे हाथ काटे जाएंगे और अगर असली हुआ तो तुम्हारे। फैसला हो चुका था, अब तो वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं था। तीनों आयोजकों ने अपनी अपनी बात अपने मन में रख ली। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। भैरव ने अब माधवन जी की ओर इशारा किया और बोला, अब इस बात पर विचार और फैसला तो वही लेंगे जो इस भाले के मालिक हैं। अब उनको ही ये तय करना है कि ये भाला असली है या नकली। भैरव ने माधवन की ओर इशारा करके कहा, तो आप ही बताइए कि क्या ये भाला नकली है। भैरव की बात खत्म होते ही वो बोले, अगर हम सभी मन में ठान लें कि हीरे को कोयला कहना है तो फिर सब हीरे को कोयला ही कहेंगे, लेकिन हीरे को परखने वाले तुरंत ये परख लेंगे कि वो कोयला है या फिर हीरा। ये सुनकर युग को माधवन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। युग फ्रस्ट्रेट होकर मन ही मन बोला, जितना तुमसे पूछा जा रहा उतना ही बताओ। लेकिन युग ने खुद पर काबू कर लिया। तभी भैरव बोल पड़ा, अरे भाई, आपसे जो और जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए ना। युग को भी थोड़ी राहत की सांस मिली कि जो कुछ वो बोलना चाहता था वो भैरव ने बोल दिया। भैरव की हिदायत सुनकर फिर माधवन बोला, जहां तक मुझे जानकारी है इस भाले का मटेरियल उत्तम क्वालिटी का है। पहले के बड़े बड़े राजघराने इस मटेरियल के बने भाले का इस्तेमाल करते थे। इसमें शानदार कारीगरी है। अगर इसे कोई नकली कह रहा है तो फिर उसे एंटीक चीजों का आइडिया ही नहीं है। माधवन की बात सुनकर युग का दिमाग जैसे खराब हो गया। उसने मन ही मन सोचा, तुम मेरी आंखों को गलत और खराब नहीं कह सकते हो। लेकिन युग ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? वैसे भी कोई भी मालिक अपने सामान को गलत और खराब नहीं कहेगा। युग अभी बोल ही रहा था कि भैरव ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, लड़के, अब ज्यादा बात मत बनाओ। तुम ही यहाँ सबसे चालाक नहीं हो। यहाँ और भी लोग हैं जो तुमसे अधिक समझदार हैं, तुमसे अधिक काबिल हैं, इसलिए ज्यादा ना उछलो। ये सुनकर युग चुप हो गया। युग ने महसूस किया कि वहां पर भैरव जैसे आदमी का ही ज्यादा प्रभाव था। युग का दिमाग उससे कह रहा था कि ऐसी जगहों पर चुप रहना ही ठीक होता है, लेकिन बात यहाँ बहुत आगे बढ़ गई थी। भैरव ने युग से आगे कहा, लड़के, अब तुम बताओ, तुम अपना हाथ खुद लेकर आओगे या फिर मैं तुम्हारे पास आऊं? भैरव की बातें सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। युग भी अब डर गया था। उसने एक बार माधवन की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, आप तो मुझे पहचानते हैं, आप तो मेरी मदद करिए। माधवन जैसे समझ गया कि युग उससे मदद की उम्मीद कर रहा है, इसलिए कुछ सोचकर माधवन फिर ऊंची आवाज में बोला, युग, देखो, मेरे पास नीलामी को आयोजित करने की अथॉरिटी है, लेकिन मैं सामान के विषय में ज्यादा नहीं बोल सकता। उसके बारे में तो वही बोल सकते हैं जो उसे यहाँ लेकर आए हैं, इसलिए तुम्हें भैरव से ही निपटना होगा। युग का दिमाग चलने लगा। उसे शक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि माधवन जी भी इस फर्जी वाड़ा में भैरव के साथ शामिल हों, क्योंकि कुछ देर पहले तो अनाउंसर ने कहा था कि ये इस भाले के मालिक है, लेकिन अब माधवन जी उसकी बात को पलट रहे हैं। ये ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ देर यूं ही सोचने के बाद युग बोला, सर, अभी तो उस प्रवक्ता ने आपको इस भाले का मालिक कहा, फिर? इतना सुनते माधवन हंसने लगा। एक तरह से मैं यहाँ मौजूद हर चीज का मालिक हूँ, क्योंकि मैं आयोजक कमेटी का चेयरपर्सन हूँ, पर यहाँ बिकने वाले सामान के बारे में जवाबदेही उनकी होगी जो उसे लेकर यहाँ आए होंगे। इससे पहले कि युग कुछ कहता, माधवन वहां से चल पड़ा। उसी के साथ युग की अंतिम उम्मीद भी वहां से चल पड़ी। हालांकि युग को माधवन की उम्र और उसकी बात दोनों ही खटक रही थी, लेकिन युग समझ रहा था कि अभी माधवन के बारे में सोचने के लिए यह सही वक्त नहीं है। वहीं अब हर्षवर्धन ने तय किया कि युग के साथ चाहे कुछ भी हो, पर पहले वो अपने आप को सही साबित करेगा। उसने खड़े होकर पूरे नीलामी घर को संबोधित करते हुए कहा, मेरे साथ आए मेरे इस नौजवान दोस्त ने जो भी कहा है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे लग रहा है कि हो ना हो मेरे इस दोस्त ने ही इस भाले के बारे में गलत अंदाजा लगाया है। मैं मानता हूँ कि यह भाला असली है और अपने दोस्त की बातों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। युग तुरंत समझ गया कि हर्षवर्धन खुद को सुरक्षित कर रहा है। हालांकि युग समझ रहा था कि हर्षवर्धन इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है। हर्षवर्धन ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, भैरव जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, लड़के,
अब तो तेरे दोस्त ने भी स्वीकार कर लिया कि गलती तेरी है। अब बस तू जल्दी से अपना हाथ मेरे पास लेकर आ जा, ताकि मैं तेरा हाथ काट कर अपनी शर्त पूरी कर सकूं, ताकि यहाँ आए तमाम लोगों को यह सीख मिल सके कि झूठ बोलकर नीलामी को भटकाना कितना बड़ा अपराध है, ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने की जुर्रत न कर सके। युग चुप था। वो सोचने लगा कि भैरव से क्या कहे। हर्षवर्धन ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। हालांकि युग को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा था, लेकिन उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। थक हार कर अब युग भैरव के पास पहुंच गया। युग को सामने देखकर भैरव ने उसे इशारा किया। युग मजबूर था और डरा हुआ भी। उसने अपना हाथ भैरव के आगे कर दिया। भैरव तो था ही सनकी और क्रूर। उसने आओ देखा ना ताओ और तुरंत अपने चाकू से युग के हाथ पर वार कर दिया। उसने वार तो कर दिया, लेकिन वो और युग दोनों कंफ्यूज हो गए। युग कंफ्यूज था कि जब भैरव ने वार किया तो अभी तक उसके हाथ पर चाकू लगा क्यों नहीं, और भैरव कंफ्यूज था कि आखिर किसने उसके हाथ को हवा में पकड़ लिया, जिससे चाहकर भी वो युग पर वार नहीं कर पा रहा। आखिर किसने भैरव के हाथ को हवा में पकड़ लिया था? कौन था जो नीलामी में खून खराबा रोक रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या होगा युग और भैरव के बीच की लड़ाई का नतीजा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने युग ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो देखा कि कुछ काले कपड़े पहने लोग उसके सामने खड़े हैं, और उनमें से 2 लोगों ने भैरव का हाथ हवा में पकड़ रखा है। युग ने तुरंत अपना हाथ टेबल से हटा लिया और मन ही मन उन लोगों को धन्यवाद कहने लगा। वहीं भैरव ने जैसे ही देखा कि कुछ लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्या तुम लोग भैरव की ताकत को भूल गए हो? ये सुनकर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने भैरव का हाथ पकड़े रखा। असल में हुआ ये था कि जैसे ही भैरव ने युग पर वार किया, वैसे ही माधवन जी वापस आ गए और उन्होंने अपने साथ आए गार्ड्स को भैरव को रोकने का इशारा किया। ये बात तो सच थी कि अगर माधवन ने इशारा नहीं किया होता तो उन गार्ड्स की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग भैरव को पकड़ने की जुर्रत करते। हालांकि युग खुश था, लेकिन भैरव का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों को क्या लगता है कि ऐसा करके तुम इस लड़के को मुझसे बचा लोगे? अब तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? ये सुनकर गार्ड्स भी समझ गए कि अब भैरव उन सबको नहीं छोड़ने वाला है। वो लोग भैरव से पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उसमें से एक गार्ड ने भैरव को इशारा किया, ये सब हमने मिस्टर माधवन के कहने पर किया है। इतना सुनते ही भैरव का चेहरा उतर सा गया। भैरव माधवन से पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने माधवन की ओर देखकर पूछा, क्यों माधवन, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो कभी आपके मामले के बीच में नहीं पड़ता, वैसे भी आप तो यहां से चले गए थे ना। इतना कहकर भैरव एकदम से गुस्से से फुंफकारने लगा। माधवन ने भैरव के प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न ही कर दिया, भैरव जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर इस नीलामी में खून खराबा क्यों? भैरव माधवन की बात का जवाब नहीं दे पाया। वो जानता था कि माधवन से उलझने का मतलब है बहुतों से उलझना, इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर माधवन, आपने देखा नहीं कि इस लड़के ने कैसे नीलामी के नियमों को भंग करने की कोशिश की? मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता था। ये सुनकर माधवन ने तुरंत भैरव से कहा, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं। अगर सामने से कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलती करें। भैरव के पास माधवन की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप बस दांत पीस रहा था। माधवन समझ गया कि भैरव गुस्से में है, इसलिए माधवन ने भैरव से कहा, भैरव, आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार आपकी वजह से सबको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी। सबको तो छोड़िए, आप खुद कितने परेशान हुए थे। भैरव ने मन ही मन सोचा, माधवन सही कह रहा है, पिछली बार ऐसा ही कुछ हुआ था। भैरव ने अपना आपा खो दिया था और सब लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। भैरव तो बैन होते होते बचा था। हालांकि भैरव था तो बहुत गुस्से में, लेकिन माधवन की बातें सुनकर उसका गुस्सा अब शांत होता जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और माधवन से कहा, मिस्टर माधवन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं गुस्से में बहक गया था, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। इस लड़के ने मुझे उकसाया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं अपना गुस्सा भूल जाता हूँ। आप नीलामी आगे बढ़ा सकते हैं।
भैरव की बात सुनकर युग और माधवन दोनों ने राहत की सांस ली। युग को तो ऐसा लग रहा था कि जान बचे तो लाखों पाए, लेकिन माधवन भैरव को जानता था। उसने भैरव से कहा, भैरव, अब इतनी आसानी से तो ये नीलामी नहीं शुरू होगी। आपके गुस्से का क्या भरोसा, कुछ देर बाद आप फिर से किसी को मारने काटने पर उतर आए। अब भैरव भी सोच में पड़ गया कि आखिर उसके साथ माधवन क्या करने वाला है। उसने माधवन से कहा, लेकिन मिस्टर माधवन, मैं कह तो रहा हूं कि मैं अपना गुस्सा भूलने को तैयार हूं, फिर आपको नीलामी आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है। माधवन ने भैरव को देखते हुए कहा, सिर्फ कह देना काफी नहीं है, आपको कुछ तो ऐसा करना होगा कि हमें यकीन हो जाए कि आप आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक नीलामी आगे नहीं बढ़ेगी। भैरव सोच में पड़ गया कि अब वो ऐसा क्या करे कि माधवन को उस पर भरोसा हो। भैरव को कुछ नहीं सूझा तो उसने फिर से माधवन से कहा, अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो आपको मुझ पर यकीन हो। भैरव ने कह तो दिया, लेकिन वो मन ही मन डर भी रहा था कि माधवन ऐसा कुछ ना कह दे कि वो करना उसके लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए उसने धीरे से माधवन से पूछा, बताइए ऐसा क्या है जिसे करने के बाद आपको ये यकीन हो जाए कि अब यहाँ पर मेरी वजह से कोई हंगामा नहीं होगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। भले ये प्रश्न भैरव का था, लेकिन इस प्रश्न ने माधवन को भी उलझा दिया था। वो अब सोच में पड़ गए कि आखिर इस भैरव से ऐसा क्या कराया जाए जिससे ये आदमी उनके कंट्रोल में आ जाए और फिर अपनी बात पर अडिग रहे, क्योंकि यही एक उपाय था जिससे वहां पर हंगामा होने से रोका जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद फिर माधवन ने भैरव से कहा, एक काम करिए, आपने इस पन्ने पर लिखिए कि आप यहाँ पर कोई हंगामा नहीं करेंगे, और अगर आपने ये वादा तोड़ा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए किसी भी नीलामी में भाग लेने से बैन कर दिया जाएगा। इतना लिखकर आप इस पर सिग्नेचर भी कर दीजिए। भैरव को समझते देर नहीं लगी कि ये लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझता था कि सिग्नेचर का मतलब होगा उसे हर नीलामी में सिर्फ मूक दर्शन बनकर बैठना पड़ेगा। उसने तुरंत माधवन से कहा, मिस्टर माधवन, आप तो मुझे फंसा रहे हैं। अगर मैंने सिग्नेचर कर दिया तो फिर मेरे कुछ भी बोलने पर आप लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे। भैरव की चिंता जायज थी, लेकिन तभी माधवन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, आप डरिए मत, इस सिग्नेचर का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी भी नीलामी के दौरान अपने विचार नहीं रख सकेंगे। भैरव को तसल्ली तो हुई, लेकिन भरोसा नहीं। वो अब भी वो सब नहीं करना चाहता था। अब भैरव सोचने लगा कि कुछ ऐसी तिकड़म लगाई जाए जिससे वो इस सब से बच जाए। कुछ देर दिमाग लगाने के बाद उसके शैतानी दिमाग में फिर एक तरकीब आई। भैरव ने माधवन से कहा, सुनिए मिस्टर माधवन, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मिस्टर माधवन सोचने लगे कि अब इसकी कौन सी नई शर्त आ गई, लेकिन माधवन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने भैरव से कहा, ठीक है, आप अपनी शर्त बताओ, अगर मानने लायक हुई तो आपकी शर्त जरूर मानी जाएगी। इस पर भैरव हंसते हुए बोला, ये तो बहुत ही अजीब बात है कि आप अपनी शर्त मनवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी शर्त मानने के लिए आप कह रहे हैं कि मानने लायक होगी तो मानी जाएगी। खैर, मैं ऐसी कोई शर्त रखूंगा ही नहीं जो कि न मानी जा सके। माधवन को भैरव पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोले, ठीक है भैरव, आप अपनी शर्त बताइए। भैरव ने युग की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जिस तरह से मैं ये लिखकर दे रहा हूं कि मैं नीलामी में कोई हंगामा नहीं करूंगा, ठीक वैसे ही ये लड़का भी लिख कर दे कि इसने जो भी उस भाले के बारे में कहा है वो सब गलत है। भैरव की बात सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि किसी को उससे ऐसी चालाकी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उसने बाजी पलट दी थी। ये सुनकर इससे पहले कि माधवन कुछ भी कहते, भैरव फिर से बोल पड़ा, जब मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं, फिर इस लड़के को भी तो अपनी गलती माननी पड़ेगी। भैरव का तर्क तो सही था, लेकिन युग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि युग को अब भी अपनी आंखों पर भरोसा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा होगा जिससे यह साबित हो जाए कि यह भाला नकली है और उसकी बात सही। लेकिन इसके साथ उसे यह भी मालूम था कि भैरव ऐसे मानने वाला नहीं है। अब युग को बीच का कोई रास्ता निकालना था, इसलिए युग चुप रहा। उसने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। वहीं मिस्टर माधवन ने कुछ देर सोचने के बाद भैरव से कहा, भैरव, आप लिख कर दे दो। भैरव के लिए इतना काफी नहीं था। उसने माधवन से कहा, मिस्टर माधवन, मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि ये लड़का भी लिख कर देगा। भैरव ने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया था, जिसका जवाब सिर्फ युग के पास ही था। माधवन ने युग की ओर देखा, लेकिन युग ने कुछ नहीं कहा।
वो बस सर झुकाकर खड़ा था। युग की खामोशी पर भैरव बोला, मिस्टर माधवन, आपको पहले ये इंश्योर करना होगा कि ये लड़का मेरी शर्त मानेगा, और जब तक ये तय नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। युग सब कुछ सुनते हुए भी खामोश था। उसे तो बस एक मौका चाहिए था जब वो सब कुछ ठीक कर सके, सिचुएशन को अपने फेवर में कर सके। लेकिन युग को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था जिसकी मदद से वो भैरव को गलत और खुद को सही साबित करे। इससे पहले कि युग कुछ कहता, किसी ने ऊंची आवाज में कहा, क्या हुआ लड़के, बोलती बंद हो गई? तुम तो शर्त की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? युग समझ गया कि ये आवाज जरूर भैरव के किसी समर्थक की है। युग को अब लगने लगा कि उसे सिग्नेचर कर देना चाहिए। फिर क्या था, युग ने आगे बढ़कर टेबल पर पड़ी कलम उठा ली। वो बिना कुछ कहे सिग्नेचर के लिए तैयार हो गया था। मिस्टर माधवन ने जैसे ही देखा कि युग सिग्नेचर के लिए तैयार हो गया है, वो उसे आगे बढ़कर टोकने लगे। उसे रोकते हुए मिस्टर माधवन बोले, युग, जहां तक मुझे लगता है तुम्हें सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। मिस्टर माधवन ने अभी इतना ही कहा था कि भैरव जोर से चिल्ला पड़ा, ऐसे कैसे सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, इसे सिग्नेचर करना पड़ेगा। भैरव की बात सुनते ही मिस्टर माधवन तुरंत बोल पड़े, ऐसे कैसे करना पड़ेगा मिस्टर भैरव? आपको सिर्फ हल्ला हंगामा करना है, लेकिन भाले का असली या नकली होना यह जांच का विषय है। हंगामा करके आप अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। मिस्टर माधवन की बात सुनकर फिर युग को तो जैसे आइडिया आ गया। पेपर की ओर बढ़ता हुआ युग अचानक से रुक गया और फिर तुरंत से बोला, माधवन सर, क्या हम लोग एक बार इस भाले की जांच बड़े गुरुजी से करा सकते हैं? युग ने दादाजी के मुंह से बड़े गुरुजी का नाम सुना था। दादाजी ने युग को बताया था कि बड़े गुरुजी अब तक के सबसे बड़े और महान पारखी हैं। उनकी आंखों से कभी भी कुछ नहीं छिप सकता है। भैरव ने जैसे ही बड़े गुरुजी का नाम सुना, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। युग ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया कि बड़े गुरुजी का नाम सुनकर कैसे भैरव के चेहरे की रंगत उड़ गई है। अब तो युग एकदम से रिगिड हो गया कि उसे कैसे भी बड़े गुरुजी को इस मामले में बीच में लाना ही है। युग अब मिस्टर माधवन के जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या मिस्टर माधवन युग का साथ देंगे? क्या बड़े गुरुजी उस भाले की जांच करेंगे? क्या भाले की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या होगा कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल।